सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। छोटी ईद है लेकिन हम खुशियां बहुत बड़ी बड़ी आपके साथ मना रहे हैं। आप ही के ज़बरदस्त स्पेशल मेहमान जिनको आप चाहते हैं वो हमारे सेट का हिस्सा बन रहे हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं और आपकी ईद का मज़ा दोबाला कर रहे हैं। हमारे अभी मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर लीगी रहनुमा हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और मेकअप आर्टिस्ट हैं अमारा साहिबा जिनको हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच अमारा, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख्वाजा साहब, कैसी गुजरी है ईद? है ना, हमेशा की तरह जैसे गुजरती है इसी तरह आपके साथ हर ईद पे आते हैं। ये भी ईद का पार्ट है। ख्वाजा साहब, आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, नो डाउट। तो आपके बगैर हमारी ईद भी अधूरी होती है। लाहौरियों की ईद और सिटी 42 पे प्रोग्राम ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ख्वाजा साहब, ईद के दिन का आगाज़ और अभी तो वैसे ही आपकी मसरूफियात हम समझते हैं, लोगों से मेल मुलाकात, किस तरह से दिन का आगाज़ करते हैं? ना, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो तब भी ईद का दिन जो है अपने हल्के में होता है और जब मिनिस्टर बन जाते हैं तब भी ईद का दिन अपने हल्के में होता है। तो एज़ यूजुअल सुबह नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद कब्रिस्तान गए हैं और फिर अपने हल्के में चले गए हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी तो फैमिली भी जो है वो कारकुन दोस्त भाई बन गए होते हैं। तो ईद का आधे से ज़्यादा टाइम जो है हल्के में गुजारने के बाद अली परवेज़ साहब, मैं और हमेशा रवायत है मलिक परवेज़ साहब मरहूम जब जिंदा थे तब भी ऐसे ही किया करते थे। गाड़ी शाइस्ता भी आ जाया करती थी और हम सब मिलकर ऑफिस में जो है वो सबसे ईद मिला करते थे। तो अब चूँकि मलिक साहब मरहूम नहीं हैं, उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन उस रवायत को हमने ज़िंदा किया हुआ है। तो हमारा सिंहपुरा वाला ऑफिस है, इसमें हम सब इकट्ठे होते हैं। आज भी सुबह सब इकट्ठे थे और दोस्तों से मुलाकात रही, गपशप रही, क्योंकि अब मिलना थोड़ा कम होता है। मिनिस्टर की ईद मुख्तलिफ होती है? थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए होती है कि उसकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ साथ चल रही होती है। बिल्कुल। पहले हमारा हल्के के अलावा कोई इतना मामला नहीं हुआ करता था। अब मुझे जो है वो अपने ईद वाले दिन भी अपने हॉस्पिटल्स को देखना है, डेंगू की एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, क्योंकि अभी डेंगू का सीज़न स्टार्ट होने को है। तो जो डेंगू वर्कर इस वक्त जो फील्ड में आज भी ईद वाले दिन भी काम कर रहे हैं, मैं गया था और उनको जो है जाकर शाबाश देकर आया हूँ, उनमें मिठाई तकसीम कर। यही काफ़ी होता है इन वर्कर्स के लिए, अगर कोई शाबाश दे दे, उनके काम को सराह ले तो ये काफ़ी होता है, क्योंकि वो भी अपनी ईद ख़राब करके बिल्कुल लोगों को बचाने के लिए इस वक्त मसरूफ़ है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। ग्रेट, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। हमारा कैसा गुजरा रमज़ान और ईद कैसी गुजर रही है? ईद मेरी तो ज़्यादातर सो की गुजरती है, क्योंकि पूरी लेट नाइट तक हम लोग काम कर रहे होते हैं। बस ये कि आज आपने बुलाया तो मैं आ गई हूँ। थैंक यू। शाम में हम लोग अपनी फैमिली वालों को मिलते हैं, जैसे सब मिलते हैं और बस मसरूफ रहता है ईद का दिन, मेहमान आते जाते हैं। खुद तो आप कहीं जाती नहीं होंगी? मैं बताती हूँ, ईद वाले दिन मैं सो जाती हूँ। मैं 4 o'clock तक उठती हूँ, तब तक मैं ना किसी के मैसेजेस सीन करती हूँ ना कुछ। उसके बाद मैं सबसे मिलती हूँ और सबको पता लग गया, जाहिर पता पूरी रात हम लोग बिजी होते हैं, तो इस वजह से। सही। तो रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। खास साहब, आपके रोज़े कैसे गुजरे? मुझे तो आपको पता है ना कि पिछले कोई 7-8 साल से मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली हुई है और नो इफ्तार पार्टी, और मैं असर के बाद ऑफ कर लेता हूँ और फिर घर में इफ्तारी करते हैं। फिर अपनी जो मस्जिद है उसी में तराम तरावीज़ एक ही मारे सब। फिर तो लोग नाराज़ हो जाते होंगे इफ्तारी पे, तो इतने लोग होते थे, अब लोग आदी हो गए हैं। उन्हें पता है कि भाई जब मैं किसी की तरफ इफ्तारी नहीं करता, और क्योंकि जब आप इफ्तार पार्टीज में जाते हैं तो आपका रोज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। रोज़े में देखें, ये 1 महीना हमें मिलना है, इसमें हमें इफ्तार के वक्त दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दोस्तों भाइयों रिश्तेदारों के लिए, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए। तो अगर आप इसको भी सोशल पार्टीज़ में ज़ाया कर देंगे तो ये वक्त तो दोबारा नहीं आएगा। तो मैंने एक सख्त फैसला किया था और मैं उस पर कायम हूँ। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन बड़ी क्लियर कट बात है। ये चाहते हैं कि इन्हीं को सवाब मिले अपने रोजे का, किसी दूसरे को ना मिले ना, जो नहीं होएगा रोजा। नहीं, देखें, अगर तो किसी गरीब आदमी की रोजा इफ्तारी करानी है तो फिर तो सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि रजिया उन्हें ख्वानदा की फायदा। सही बात है, जो हमारी स्टेटस सिंबल बन गई है इफ्तार पार्टी, उसमें तमाम लोग वो आते हैं कि जो साहिब हैसियत है। बिल्कुल। और हमें साहिब हैसियत लोगों को इफ्तार करवाने की बजाय अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे किसी पुराने इलाके में कोई ऐसे लोग हैं कि जिनके रमजान मुश्किल में गुजरते हैं, तो हमें उन्हीं पैसों से उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान का दस्तरखान आपका वो लाहौरियों वाला ही होता है, इसीलिए तो नहीं आप कहीं बाहर जाते? नहीं, है ना, मैं और आपको पता है कि कई सालों से, मुझे तो 15-16 साल हो गए हैं, मैंने एक सिलसिला शुरू किया था जिस तरह मोहसिन भाई और आप सिटी 42 वाले अपनी इफ्तारी करते हैं जी, और माशाल्लाह वो सिलसिला बढ़ता बढ़ता हज़ारों में जा चुका है और अभी भी वो माशाल्लाह सचता है और लाखों लोग
उससे रमज़ान में मुस्तफ़ीद होते हैं। तो हमने भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ था राशन तकसीम करने का। माशाल्लाह। तो वो भी मुझे आज भी याद है कि 20 बरस पहले जब मैं काउंसलर था तो मैंने 100 लोगों के राशन से स्टार्ट किया था। और इस साल मैंने और अली परवेज़ मलिक साहब ने हमने जॉइंट जो एफ़र्ट की, हमारे कुछ और दोस्त उसमें शामिल थे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7,500 ख़ानदानों को हमने इस दफ़ा राशन माशाल्लाह, रियली अप्रिशिएट, बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा कुछ कैश भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और उसके अलावा मैंने अभी अपने हल्के में 100 ऐसे बच्चे अडॉप्ट किए हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल हैं। उनके पेरेंट्स जो है उनको स्कूल नहीं भेजते कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तो हमने ना सिर्फ उन बच्चों को उनकी एजुकेशन का एक्सपेंस बर्दाश्त किया है, बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी की है, ताकि वो स्कूल इससे नहीं भेजते थे कि वो अपने बच्चों को काम पे डाल देते हैं और वहाँ से कुछ अर्निंग होती है। तो हमने उनको कहा कि जो अर्निंग आपको होती है वो आप हमसे ले लें, लेकिन इस बच्चे को पढ़ने दें। और उस बच्चे का जो एक्सपेंस है स्टडी का, वो हमने भी 100 बच्चों से स्टार्ट किया। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आने वाले दिनों में इसको मजीद बढ़ाएंगे। माशाल्लाह। वो ये तो ना कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है, और जब आप किसी अच्छे काम को लेके चलें, लोग आपके साथ शामिल भी होते जाते हैं। और मुखैर हजरात तो वैसे यहाँ दिल खोल के ये हमने अपने भाई मौसम नकवी से सीखा है, उसी ने हमें इस काम पे लगाया। नो डाउट, नो डाउट, थैंक यू। ये तो बड़ा अच्छा काम आपने देखा और शुरू भी किया। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोग ऐसे मोटिवेशन होते हैं, तो अच्छे काम को तो आपको सराहना भी चाहिए, जिससे आप सीखें और उसको हमेशा याद भी रखना चाहिए। जैसे ख्वाजा साहब हमेशा से इस चीज़ को जो है वो बड़ा ओन करते हैं। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। अमारा शहजाद मेकअप आर्टिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से आजकल सबसे बड़ा इशू यही चल रहा होता है, मेकअप करना भी है, मेकअप नजर भी ना आए। ऐसे ही हमारा एग्जैक्टली ऐसा तो मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, मुश्किल नहीं हो जाता अगर आपको सेंस है मेकअप करने की। तो ईद की लुक्स कैसी जा रही हैं? कैसे आपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी कि ईद का मेकअप, क्योंकि अब मौसम भी एकदम से एंड वाले रोज़ों में चेंज हुआ ना, तो वो लोग तो चाहते हैं बिल्कुल जीरो वाला मेकअप हो। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन क्लीन है तो फिर इतने ज़्यादा मेकअप की नीड नहीं होती आपको। जस्ट आप टिंट कर लें और ग्लॉस वगैरह कर लें तो इनफ होता है मेकअप। ख्वाजा साहब सोच रहे हैं क्या इन्होंने मेकअप की बातें शुरू कर दी हैं? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कौन सा मेकअप है नजर नहीं आना चाहिए। ख्वाजा साहब देखिए, खूबसूरती तो नजर आनी चाहिए। ये कौन सा मेकअप है जो नजर नहीं आना चाहिए? मेकअप की लेयर्स जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती ना। देखिए, पता चल रहा है मेकअप हुआ है। बिल्कुल, मेकअप तो वो हो जो बस सेटल लुक लगे और आपकी लुक्स भी अच्छी लगे, को एनहांस कर दे बस। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जदीद दौर आ गया, बातें बदल गई होंगी। हमने तो वो दौर देखा हुआ है कि जब वो लाली लगाया करती थी खवातीन हमारी बहनें। ख्वाजा साहब, आजकल मैं आपको वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हर कोई सीएम साहिबा जैसी खूबसूरती चाहता है। यानी वो तो बस जरा थोड़ी सी डिफरेंस ही हैं। माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कमाल, हर रूप में कमाल। अल्लाह नजरे बस से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। हम तो उनके फैंस में से शामिल हैं। नहीं, मुझे पता है आप भी और आपके ससुराल भी पूरे फैन। जो आपके ससुर साहब है उनसे बड़ा फैन कोई नहीं है। ये तो आपने सही कहा, लेकिन मैं ना बीइंग, क्योंकि वुमेन, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और वैसे ही मैं तो उनको देखती रहती हूँ, हर रूप में बड़ी माशाल्लाह से प्यारी लगती हैं। तो सीएम साहिबा सख्त हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा? शहबाज साहब का एक अपना ऑरा था, शहबाज साहब का एक अपना स्टाइल था, लेकिन क्योंकि वो तो ईद पे भी आपकी दौड़ लगवा के रखते थे। मरियम नवाज साहबा की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये 9 to 5 पे बिलीव करती हैं प्रैक्टिकल वर्क में, और उसके बाद खुद रात गए तक काम करती हैं। लेकिन ये हमें उस तरह से दौड़ाती नहीं है जिस तरह से हमारी दौड़ें लगी होती थी। लेकिन ये कहती हैं कि आपका वर्क जो जितना भी हो वो क्वालिटी वर्क होना चाहिए। टारगेट्स देती हैं, टारगेट्स को अचीव करवाती हैं, और इस मामले में बहुत सख्त हैं। वैसे हमारा और उनका बिल्कुल बहन भाइयों वाला ताल्लुक है। वो आज भी हमें ये फील नहीं कराती कि मैं सीएम हूँ, आज भी एक बहन की तरह हमसे ट्रीट करती हैं। लेकिन जो उनके टारगेट्स हैं उन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। और वो हम तो कभी कभी उनको कहते हैं कि इनको रोज़ाना सेंचुरी चाहिए, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा हैं सूबे के कि वो चाहती हैं कि वाकई आपको रोज़ाना सेंचुरी करना पड़ेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों में कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हुई। मैंने जिस तरह मिसाल आपको समझाता हूँ कि जो हमारा वैक्सीनेशन का रेट है, जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है, शहबाज साहब जब सीएम बने थे तो 45% पंजाब का वैक्सीनेशन रेट था, 45% बच्चों को वैक्सीनेशन मिलती थी, और बाकी 55% जो थे उससे महरूम होते थे। सही। और हमने फिर उसमें दिन रात मेहनत की, कोशिश की। तो जब हम जा रहे थे 2018 में, मेरा टर्नओवर ख़त्म हो रहा था मिनिस्ट्री का, तो उस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उसके मुताबिक हम 85% पर चले गए थे। हमने 45 से 85 तक हम चले गए थे। लेकिन जब वापस आए हैं, दरमियान में बहुत आला किस्म का दौर रहा, इंतहाई नेक और ईमानदार लोग रहे और बड़े मेहनती रहे,
दूध और शहद की नहरें भाई बुज़दार साहब ने, तो उनका दौर जब ख़त्म हुआ मोहसिन नकवी साहब आए। तो मोहसिन साहब ने जब सर्वे करवाया, जो उस वक्त सर्वे हुआ, तो आप हैरान होंगी कि वो रेशो जो 85 पर हम छोड़कर गए थे वो हमें 65 पर वापस मिली। अच्छा। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने इसको टेकअप किया और इस पर बड़ा काम हुआ, और मरियम साहबा ने आने के बाद इसको वॉर फुटिंग पर लिया। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है अल्हम्दुलिल्लाह हम 92% पे चले गए। ग्रेट, माशाल्लाह। तो जो मोहसिन साहब के दौर में सिर्फ लाहौर शहर, एक एग्जाम्पल आपको दूं, केयर टेकर का जो दौर था 18% इंक्रीज सिर्फ उस दौर में लाहौर में हुई है। तो बताने का मकसद ये है कि काम करने वाले जब आते हैं और काम करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो ख़राब करने वाले आते हैं वो सारे काम को ख़राब करके चले जाते हैं। अब उनको भी ठीक करना है और वापस आगे जाना है। अगर वो कंटिन्यूटी चलती रहती तो हम 85 से आगे जाते। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम जब 65 पर गए तो हमारा पहला टारगेट वापस 85 पर आना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो टारगेट पूरा हो गया और अब हम आगे जा रहे हैं। मैंने एक शोबे की बात की, ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। और आप देखें, अब आपको लाहौर में डेवलपमेंट जगह जगह नज़र आती है। जब केयर टेकर दौर आया है तो आपको बंद रोड का कॉरिडोर किस तरह बनता नज़र आया है, आपको बहुत सारे मंसूबे कंप्लीट होते नज़र आए हैं। मरियम नवाज साहबा ने आते साथ ही चीज़ों को टेकअप किया। पूरे पंजाब में डेवलपमेंट शुरू हुई है। नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, जिसकी पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है, एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है और नवंबर में उसको स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप वहाँ पाइन रोड से गुजरे तो आप हैरान हो जाएंगे ना कि वो आपको नज़र आ रहा है हॉस्पिटल। तो इस साल इंशाल्लाह 2025 के दिसंबर में वो काम स्टार्ट कर देगा। 1000 बेड का वो अस्पताल है और दुनिया का लेटेस्ट इलाज जो कैंसर का है वो उसमें मौजूद होगा। स्टेज 3 और स्टेज 4 का भी इलाज होगा। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी उस अस्पताल में होगी कि उस अस्पताल में बाकी कैंसर हॉस्पिटल जो भी हैं वो अगर आपके पेशेंट को, जो कहते हैं ना पंजाबी में कि डॉक्टर ने जवाब देता है, तो वो कहते हैं जी आप अपना पेशेंट ले जाएं। अब वो मरा तो नहीं होता जी, ऐसे ही। अब उसके मरने तक, उसकी जान निकलने तक, चाहे उसमें 6 माह लगें चाहे 2 साल लगें, सख्त अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है और उसको कोई नहीं देखता। इस अस्पताल में 250 बेड का एक अलहदा ब्लॉक बनाया जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनको बिल्कुल क्लियर कट होगा कि अब ये नहीं बचने हैं, लेकिन उनकी आखिरी सांस तक उनकी पेन मैनेजमेंट वहाँ रख कर की जाएगी। बिल्कुल, ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी होगी। ढेरों दुआएं हैं ख्वाजा साहब, ये क्योंकि बहुत बेबसी का आलम होता है, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ख़ानदानों से दुआएं मिलेंगी। ये बहुत बड़ा कारनामा है जो कि अगर सबसे बड़ा जो चीज़ आप देखते हैं, आपको अक्सर नज़र आता होगा कि ग्रीन वैन्स फिर रही हैं, मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स गलियों में, मोहल्लों में। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारी बहनें, बेटियाँ, माएँ ख़ास तौर पर सालों गुजर जाते हैं, हम अपने इलाज के लिए नहीं जाती। बिल्कुल, अगर उनको कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो खुद ही कोई गोली वाली खा के गुजारा कर लेती हैं, कभी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाती। ऐसे ही। तो क्लिनिक्स ऑन व्हील के जरिए जो मरियम साहबा का इनिशिएटिव है, हम गली और मोहल्लों तक पहुंचे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी 1 साल उसको कंप्लीट होगा मई में। आज की तारीख तक 85 लाख अफराद जो है उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनके टेस्ट हो चुके हैं, उनको दवाई मिल चुकी है, उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से ये वो वादे होते हैं जो हम स्टार्ट में सुनते हैं लेकिन उनकी ताबीर लेट हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। हम दुआ गो हैं कि इसी तरह से आगे चलता रहे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मेहनती वर्किंग वुमेन है। बड़ी टफ लाइफ हो जाती है, घर को भी देखना, अपने काम को भी देखना, दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पे नहीं किया जाता। मैनेज हो जाता है आसानी से? हो जाता है, क्योंकि अगर घर में आपके साथ देने वाले हों तो फिर मैनेज हो जाता है। क्रेडिट किसको जाता है? आप इस मकाम पे हैं माशाल्लाह से, मैं आपको देखती हूँ बड़ी मेहनत करती हैं, और किसका क्रेडिट है? क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये तो देखें, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पे हूँ, जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की वजह से। जबरदस्त जबरदस्त। सो ख्वाजा साहब, मैंने सुना था कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ है। इसका मतलब है सुल्तानी साहब के बेटे का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने पता है कार भी जाना है। नहीं, मैं जानता हूँ, बच्चा बड़ा अच्छा है। हाँ जी, ऐसे ही है ख्वाजा साहब। ये ना मेरे ख्याल से आपकी फैमिली की सपोर्ट, और शादी के बाद तो हस्बैंड बिल्कुल ऐसे जब तक ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर सो लकी कि आपको ना सिर्फ हस्बैंड की सपोर्ट है बल्कि उसके अब्बे की भी सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली पूरी बहुत सपोर्टिव है। सबसे बड़ी सपोर्ट सासू माँ की है। हाँ। वो आज तक उन्होंने मेरे ऊपर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने दी। सेम ऐसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल से उनको जाता है। सुल्तानी साहब को भी खुली छुट्टी दी है। ये वो तो शुरू से ही है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ इनसे मैंने ना ईद वाली बातें भी करनी है और कुछ ख्वाजा साहब गुनगुना के भी सुना देंगे, शायद कोशिश करेंगे। बड़ा बेसुरा देख के बाद वापस आते हैं हमारे साथ में।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। तो हम ऑफ कैमरा गुफ्तगू कर रहे थे, मैं ख्वाजा साहब से एक पहेली पूछना चाह रही हूँ। ख्वाजा साहब तैयार हैं? मैं पूछ ले कुड़िए जो तू पूछ। चलें जी, वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा लगता है, दामाद करे तो अच्छा लगता है? बेटी का ख्याल करना। चेक करें, चेक करें। ख्वाजा साहब एक और मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, बता दें वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा लगता है? ख्याल करना ना, बेटी का वही तो। बेटी का ख्याल भी हमने तो यहाँ लिखा हुआ है कि बीवी की गुलामी करना। तो भाई ख्याल करना है, गुलामी करना ही है ना। आपने थोड़ा उसको चेंज कर इस लफ्ज को ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। अगर सास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसका बेटा तो वो कहता है कि गुलामी कर रहा है, अगर दूसरे स्टाइल से देखें माँ तो कहती मेरा दामाद ख्याल कर रहा है। हाँ। तो मैंने ख्याल वाला लफ्ज इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बेटियां सबकी बेटियां ही होती हैं। बिल्कुल आपने सही और किया, उनका ख्याल करना चाहिए। फारिस साहब आप किस तरह, मैं वैसे मतलब आपकी पर्सनालिटी से हम लोग बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो मुझे लगता है आप घर में भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं इंतहाई डरता हूँ अपनी बीवी से और मैं इतना ओबीडियंट शोहर हूँ कि मेरे घर में कार वापस जाना है। मेरे घर में मेरी बेगम का राज है और मुझे खुशी है कि उसका राज, क्योंकि उसको फील कराना चाहिए कि तुम इस घर की मालकिन हो। बिल्कुल। और अगर आप उसको फील कराएंगे तो आपका घर भी अच्छा होगा, आपका एनवायरनमेंट भी घर का अच्छा हो जाएगा और आपको सुकून हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो किसी का घर अपना घर छोड़ के आती है और आप अपने घर में होते हैं। बिल्कुल, हम अपनी बेटियों के लिए ये चाहते हैं ना कि ऐसा घर हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप जो आपके घर आई है आप उसको भी पूरी स्पेस दें। तो हमारा कभी ये फील हुआ कि अपना घर छोड़कर आप कहीं आई हैं और दिल नहीं लग रहा? हस्बैंड ने हमेशा आपको फ्री हैंड दिया? जबरदस्त, जबरदस्त जी। अच्छा जी, अब हमारा की बारी है। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी लेकिन दूसरे लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी लेकिन ज़्यादा लोग दूसरे वो इस्तेमाल करते हैं? आपकी अपनी चीज़ है लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। अकल। आपकी अकल को दूसरे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ख्वाजा साहब आपकी चीज़ है लेकिन दूसरे लोग इस्तेमाल। मेरी कोई चीज़ है ही नहीं, असल में सोचता नहीं, सब अल्लाह का माल है। ये आपने सही कह दिया, लेकिन वो आपका नाम होता है जो आपका होता है लेकिन इसको इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। सो ये तो एक पहेलियाँ थी, हमने कहा चले पूछ लें, तो हमारा तो नहीं पूछ सकी। ख्वाजा साहब मुझे ये बता दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ भी हों, उनके काम भी पूरे हों, तो आपको लगता है कि ये सिलसिला आप बाखूबी अंजाम दे रहे हैं? देखिए ना, बात पता क्या है, आप कभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। हाँ। ये याद रखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं। आपके अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ होनी चाहिए, अगर है तो आपकी एक इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अगर है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आप समझते हैं कि आप अपने काम को जस्टिफाइड कर रहे हैं और आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट अल्लाह की ज़ात ने देना होता है। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उसको टारगेट को अचीव करने के लिए कोशा हैं, तो फिर आपको मुतमईन रहना चाहिए। सही। बकाया मैं आपको बताऊं कि बड़े अदब से करूँ, सारे लाहौरिये भी सुन रहे हैं, लाहौर शहर वो शहर है कि बाहर से जब लोग आकर देखते हैं तो हसरत से भरी निगाहों से कहते हैं कि काश जो यहाँ के हुक्मरान थे वो हमारे सूबे में भी आ जाएं। लेकिन सॉरी टू से, बुरा ना मनाए कोई जो भी सुन रहा है, हमें कदर नहीं है। हम वो पंजाबी का एक अजीब सा भाषा अनपच हो गई है। कहने का मकसद ये है कि आप केपी चले जाएं, आप सिंध चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, GB आज़ाद कश्मीर जाएं, जो डेवलपमेंट लाहौर और पंजाब की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर और पंजाब का है, जो ग्रिप लाहौर और पंजाब की है, वो दूर दूर तक किसी की नहीं। लेकिन हम हमेशा, यानी वो आपको बताओ ना, आपको याद है जब वो लोग वो धरने होते थे, लोग गो नवाज गो के नारे लगाते थे, तो 65 रुपए वाला पेट्रोल हमें बुरा लगता था, और आज हम आराम से 200-250 का डलवाते हैं। तो मुझे आज उन लोगों से पूछना है जो उस वक्त गो नवाज गो के नारे लगाते हैं कि भाई हम सही रहे हो, तो नाशुक्री अल्लाह की ज़ात को भी पसंद नहीं। तो अगर आपके सूबे में तरक्की है, अगर आपके सूबे की चीफ मिनिस्टर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आकर अपनी कारकर्दगी पे बात करती है, अपने प्रोजेक्ट्स पे बात करती है, ना कि सिर्फ बड़के मारती है या कहती है कि हम इस्लामाबाद हमलावर हो जाओ, और बाकी सूबे 4 सूबे हैं ना यहाँ पे, चारों सूबे के चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, चारों सूबों में हुकूमतें मौजूद हैं, थोड़ा कंपैरिजन तो करें। आप टीवी माशाल्लाह सारा दिन टीवी देखते हैं, कितने सूबे आपको काम करते नजर आते हैं, कहाँ पर आपको डेवलपमेंट होती नजर आती है, कहाँ पर आपको कोई किसान कार्ड मिलते नजर आ रहे हैं, कहाँ पर आपको हिम्मत कार्ड मिलते नजर आ रहे हैं, किस सूबे में बच्चियों की शादी हुकूमत करा रही है। धीरानी प्रोग्राम में सीएम साहब ने बच्चियों की शादी कराई है, बच्चियों को जहेज दिया है, 1-1 लाख रुपए इस्लामी दी है। कौन सा सूबा है जिसमें ये काम हो रहा है? और सबसे बड़ी जो बात यह है, कौन सा सूबा है जिसमें अपना घर और अपनी छत के नाम पर लोगों को घर बनाने के कर्जे दिए जा रहे हैं बगैर सूद के? कौन सा सूबा है कि जिसके अंदर लाइफ स्टॉक कार्ड दिया जा रहा है? कौन सा सूबा है जिसके अंदर हिम्मत कार्ड के नाम पे उन लोगों को जो घरों में मजदूर होकर लेटे हैं उनकी मदद की जा रही है?
कौन सा सूबा है जिसमें आज दोबारा लैपटॉप रिवाइव हो रहा है, कौन सा सूबा है जिसमें बच्चियों को ई बाइक्स दी जा रही हैं, कौन सा सूबा है जिसमें स्टूडेंट्स को ई बाइक्स दी जा रही हैं, कौन सा सूबा है जिसमें स्टूडेंट्स को ई रोजगार के ऊपर मोटिवेशन दी जा रही है, कौन सा सूबा है जिसके अंदर आपकी हायर स्टडीज के लिए लोन्स दिए जा रहे हैं। कोई और नहीं है सिवाय पंजाब। बट स्टिल चैलेंजिंग है, लोग खुश भी नहीं। फारिस साहब वैसे मैं एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पूरा रमज़ान लोगों की महंगाई की दुहाई मैं सुनती रही हूँ स्क्रीन पर, लेकिन जब मैं ईद की शॉपिंग करने गई हूँ ना, मुझे वाकई बहुत महंगाई लगी है। अच्छा ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके ऊपर ना ये बात बड़ी अजीब सी है। मैंने अभी आपसे राशन की बात की, पिछले बरस यही पैकेज हमने तैयार करवाया था 7,700 रुपये पर बॉक्स। इस दफ़ा हमने उसमें चीज़ें ऐड की हैं, एक शरबत की बोतल और उसके साथ हमने बेसन ऐड किया है, और इस दफ़ा वही चीज़ें 6,000 रुपये में मिली। ये तो आप बड़ी जबरदस्त बात बता रहे हैं। महंगाई है क्यों? महंगाई इसलिए है कि हम सारे इतने अच्छे हैं समेत मेरे, कि अगर कोई चीज़ सस्ती हो भी जाए तो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट आया ना, ये जो चीज़ नीचे हुई है, ये मैं अपनी जेब में डालूं, नीचे ट्रांसफर ना करूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जब तक हम नफ़ा नीचे ट्रांसफर करना नहीं सीखेंगे ना, उस वक्त तक हमारी पूरी नहीं पड़ेगी। मेरा इलाका चाइना स्कीम, मैं वहाँ के बॉर्डर बाज़ार में गया हूँ, मैंने एक एक चीज़ का रेट चेक किया है। ठीक है जी, हर चीज़ हम पहले सब्सिडी दिया करते थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने पैसे इंजेक्ट करके सब्सिडी देती थी। इस मरतबा मैनेजमेंट की गई है, और मैनेजमेंट ऐसे की गई है कि जो मंडी है, मंडी से डायरेक्ट चीज़ परचेज करके मॉडल बाजार में पहुंचाई गई। दरमियान वाला मिडल मैन गायब कर दिया गया, और आप हैरान होंगी कि उससे हर चीज़ के रेट में 10-10, 15-15, 20-20 रुपए किलो का फर्क पड़ा। फर्क है, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। बट तो इस फर्क को जब खत्म कर दिया जाएगा तो अवाम को वो रिलीफ जो हुआ है वो डायरेक्ट मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी तक अवाम को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और आपने भी जो बात की, माशाल्लाह, हम मिसालें देते हैं लंदन की, यूरोप की, ठीक है ना, जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस बाजार सजते हैं, शॉपिंग के अंबार लग जाते हैं लोगों के, और इतनी सब्सिडी, इतना रेट्स कम किए जाते हैं, और हमारा हाल क्या है? हम समझते हैं कि इस ईद पे अगर हमने लोगों के खून को ना निचोड़ा तो शायद अगली ईद तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो हम फर्ज ऐन समझते हैं 10 रुपए की चीज़ को 20 रुपए का बेचना। तो जब तक हम बदनीति नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम अपनी 2 नंबरियाँ नहीं छोड़ेंगे, इस मुल्क के ऊपर कोई भी आ जाए। फारिस साहब, वो फिर बरकतें भी इसीलिए उठती चली जा रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारा शहजाद, ईद की शॉपिंग मैंने सही कहा खरीदने गई थी, कपड़े महंगे थे? ऑनलाइन नहीं है, ज़्यादातर महंगे तो थे पर इतने नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था, क्योंकि मैंने ना मेरे ख्याल से बच्चों की भी शॉपिंग करनी होती है, खैर सब शायद इस वजह से लग रहा था, अपनी भी शॉपिंग की तो वो फिर लग रहा था कि अच्छे खासे पैसे लग गए हैं। तो आप ईद की शॉपिंग के पैसे भाभी को दे देते हैं, साथ खुद जाते हैं, क्या प्लान होता है आपका? खुद ही कर लेते हैं बेचारे। अच्छा, खुद कहाँ जाते हैं हम, हमारे पास घर। आपकी शॉपिंग भी वो करती हैं? मेरी शॉपिंग जो है वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अजमत ब्रदर वाले अजमत भाई। अच्छा, वो हमेशा से, सालों से वो ईद के मेरे कपड़े जो है वो स्टिच करवा के मेरे और मेरे बेटे के अजमत भाई भिजवाते हैं। जबरदस्त। तो आपको पसंद आ जाते हैं? इस्लामपुरे वाले किशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पसंद आ जाते हैं उनके कपड़े? वो इतने प्यार से बेचते हैं, और उनका जो इदारा है क्लासिक फैब्रिक्स, तो वैसे ही अजमत ब्रदर्स, वो वैसे ही बड़ा मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही तोहफे की तो अहमियत जबरदस्त होती है जी, उससे तो आप इनकार ही नहीं कर सकते। गिफ्ट्स लेना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। देना कैसा लगता है? देना बहुत अच्छा लगता है। किसी को ईदी दी है? ज़्यादातर बच्चों को ईदी देते हैं, छोटे बच्चों को। घर में बच्चे, खारिज साहब ईदी बच्चों को देते हैं? तो पता नहीं कितने साल गुजरे, देने ही हैं ईदी, लेने साल तो कोई नहीं देता। तो भाभी को ईदी उनकी फरमाइश के मुताबिक दे देते हैं कि बस हर साल? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ। भाभी के मामले में तो बिल्कुल, आपकी भाभी के मामले में तो बिल्कुल नहीं हूँ। लोगों के मामले में भी कंजूस नहीं हूँ। मैं अपने स्टाफ से लेके हर शख्स को ईदी देने में खुशी महसूस करता हूँ। बिल्कुल। खारिज साहब, बचपन की ईद को कितना मिस करते हैं? है ना, वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन यकीन करें वो वक्त वही था। हाँ, मैं आपके कई प्रोग्राम में मैंने ये बात की है कि हम रंगमल में रहते थे और 10 रुपये ईद मिलती थी। 10 रुपये मुझे आज भी याद है, छोटे छोटे थे हम, अभी स्कूल नहीं जाते थे, तो 10 रुपये लेके नीचे उतरते थे, और हमारा जो रंगमल चौक था वहाँ एक पान सिगरेट की बड़ी मशहूर दुकान होती थी, वहाँ आइसक्रीम मिला करती थी। तो आइसक्रीम खाते थे, एक बोतल पीते थे,
मुझे याद है चौक बार खाते थे और एक बोतल पीते थे और एक दो चीज़ें और करते थे और 10 रुपए ख़त्म नहीं होते थे। बिल्कुल आपने ठीक। और हमारा पेट भर जाता था, हम अपनी ईद मना के सुकून से वापस अपने घर चले जाते। हाँ। और आजकल तो अल्लाह माफ़ करे 10 रुपए फ़कीर भी नहीं लेता। बिल्कुल ऐसे ही सही बात है। और आजकल तो जितने पैसे हो आपको ईद पे, खास तौर पे बच्चों को भी कम ईदी दो तो वो ले ही नहीं रहे होते। और ईद की खुशी उस वक्त ही होती थी। बिल्कुल आपने ठीक। अब चीज़ें जैसे बड़े हो गए ना वो, और अब जैसे आपके ऊपर अब अभी आपने बात की तो आपको चाहिए वैसे ये कि बच्चों के दादे के हवाले किया करे कि दादा जावे और शॉपिंग कराए, तो आपको महंगाई भी कम लगेगी। मुझे भी इसीलिए नहीं लगती ना कि मेरे हस्बैंड शॉपिंग करा देते हैं। नहीं, मैं असल में ना जाते मेरे हस्बैंड ही साथ हैं, लेकिन फिर मिलजुल के शॉपिंग करते हैं, ज़रा बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें लेनी होती है। खास सब यही तो ये त्यौहार होते हैं कि आपने मिलजुल कर इस त्यौहार को स्पेशल बनाना होता है। सो हमारा बचपन की ईद आप कितना मिस करती हैं? आपका तो सारा रमज़ान और ईद से एक दिन पहले बड़ा बिजी गुजरता है, तो आप तो ज़्यादा मिस करती होंगी। नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे बचपन में थे वैसे ही अब हैं। अच्छा, तो इतना चेंज नहीं आया शादी के बाद। हाँ, पता नहीं, फील नहीं हुआ मुझे कभी भी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इतना बिजी टाइम जब होता है तो अपने लिए टाइम निकालना फैमिली के लिए मुश्किल नहीं हो जाता? घर कितना टाइम देती हैं? घर वैसे तो मैं शाम को ही जाती हूँ, सुबह में आ जाती हूँ ऑलमोस्ट 10 o'clock 9:30 तक आ जाती हूँ सैलून, 8 o'clock तक जाती हूँ घर, और फिर जाके अपने बच्चों को टाइम देती हूँ 1 hour, बस। उसके बाद खाना शाना बच्चों के लिए बनाती हैं कि नहीं? नहीं, कुकिंग कभी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इवन तो मैंने कभी पानी का गिलास भी मतलब खुद पानी नहीं डाल के लिया। लेकिन मैं ये ज़्यादा वर्किंग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपका मुश्किल काम है, क्योंकि पता मुझे ऐसे लगता है कुछ चीज़ें मेरे से स्किप नहीं की जाती खाला साहब, तो वो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की तो लाजमी तौर पे। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, वो सब कुछ करती हैं, मेरे बेटे को स्कूल भी वो भेजती हैं, ज़बरदस्त, बहुत प्यार करती हैं मेरे से। शायद इसलिए मुझे फील नहीं हुआ कभी अपनी अम्मी के घर से अपने मतलब इन लॉज में आगे, बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। ग्रेट, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। खाजा साहब, फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? वैसे तो मुश्किल से फारिग वक्त मिलता होगा, वही मैंने कहा मुश्किल से मिलता होगा। का नाम है। हाँ, बाकी मुश्किल से मिलता होगा क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपने घर को कभी मिस करते हैं कि इतनी ड्यूटीज़ में घर मेरा जो है वो मिस हो रहा है? अच्छा ना, पहले तो बहुत ज़्यादा, मैं सच्ची बात है कि 24/7 ही पागल हुआ रहता था, लेकिन बड़ा मुझे थोड़ा सा ना, मैं डिसहार्ट भी हुआ हूँ। इतनी मेहनत और इतनी कमिटमेंट और इतनी ज़्यादा जो स्ट्रगल की, उसका जिस तरह मैंने अभी बात की आपसे लॉरियों के मतलब, सॉरी टू से, लॉरिये प्यार भी बड़ा करते हैं, लेकिन जब उसका उतना रिस्पांस नहीं आया ना, तो मैंने थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। आपको लगता है थैंकलेस है? लगता नहीं है, हकीकत भी यही है। अच्छा, बड़े अदब से अर्ज़ करें, हम शराब के पीछे खुशी से भागते हैं, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले को अच्छा समझते हैं। और मतलब मैं अगर किसी को ये कहूँ ना कि ये मेरे दफ्तर कोई आए और कहे कि जनाब जून जुलाई की गर्मी हो और वो ऐसा काम लेकर आए कि जो नहीं हो सकता, तो मेरी आदत है, मैं कहता हूँ कि ये काम नहीं हो सकता भाई, ये मेरिट भी होगा, ये हो नहीं सकता, अपना टाइम ज़ाया ना करें। लोगों को वो शख्स बुरा लगता है जो उनको ये कहे कि ये सच बताए। लोगों को वो अच्छा लगता है कि अगर मैं उनको कहूँ कि बेफिक्र हो जाएं, आपका ही काम होगा ही होगा, वो 2-4 दफ़ा चक्कर लगाएंगे, वो भी राजी रहेंगे कि जनाब बड़ी मेहनत की, मिले 2-4 दफ़ा काम नहीं हुआ। तो हमारे लोग झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं, सच को बार पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने अभी अपने वर्किंग आवर्स थोड़े से चेंज किए हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो अपनी लाइफ अपने बच्चों और फैमिली को भी देता हूँ। और अगर मैं रात को आ जाऊँ वापस जल्दी, तो मैं उनको लेकर कभी किसी मॉल में चले जाता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैं घर पहुँचता हूँ, चाहे मैं जितने बजे आ जाऊँ, चाहे मैं 5 बजे आ जाऊँ, 6 बजे आ जाऊँ, रात 12 बजे आऊँ, मैंने अपना सरकारी स्टाफ गाड़ी सब वापस भेज देनी होती है। और जब मैं अपने बच्चों के साथ निकलता हूँ तो मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करता हूँ और अपने बच्चों को अपनी पर्सनल गाड़ी में लेकर निकलता हूँ। मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते, वो सरकारी चीज़ों को, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो हम अक्सर मूवीज़ भी देखने चले जाते हैं। बॉलिंग खेलने का शौक़ है मुझे, तो यहाँ 1-2 ही बॉलिंग क्लब्स हैं, तो अब मैं बॉलिंग खेलने भी चले जाता हूँ। यानी आप फैमिली टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और ये होना भी नहीं चाहिए। अपने काम का टाइम आपने रखना चाहिए और फैमिली को टाइम देना चाहिए। वो ईद का त्यौहार हो, स्पेशल आपके लिए आपकी फैमिली होनी चाहिए। हमारा मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज क्या होगा कि अपनी केयर करनी चाहिए। अगर स्किन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगी, क्योंकि जाहिर बात है मेरा जो है अपना, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी। स्किन की केयर करनी चाहिए आपको, अपनी डाइट भी अच्छी लें, लेकिन साथ साथ स्किन की भी केयर करें। खुश भी रहेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहती है, क्यों खाजा साहब? ग्लो करती है। अब ये तो आपको पता हो। नहीं जी, आप खुश रहें, खुश रहने दें, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आप अच्छे भी लगते हैं। ऑनेस्टली वो खुशी आपके चेहरे पे नजर आती है। मैसेज क्या होगा खाजा साहब? देखिए, मैं तो बड़ी क्लियर कट बात करता हूँ हमेशा, अभी भी मैं आज भी कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, तो 2 काम आप करना शुरू कर दें। एक, किसी के गिरेबान को पकड़ने की बजाय अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को ठीक करने पर गौर करें। और सब लोग, मैं, आप, हम सब,
हम अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना सीखें। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो ये मुल्क चल पड़ेगा। और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां जब डालना छोड़ देंगे ना, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ, तो हमारी जिंदगी के बहुत सारे काम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची है जी। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।